तो गाइज फाइनल इस वीडियो में आज हाई स्कूल जीव विज्ञान क्लास 9 का सॉल्यूशन नंबर 1 से जानेंगे। ये है भारती भवन का। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का सभी सॉल्यूशन इसी वीडियो में जानेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे, सारी चीज़ हल करेंगे। तो पहला नंबर में देखिए क्या है, तो देख सकते हैं गाइज एक्सरसाइज 1 में कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इसका सॉल्यूशन जानेंगे इस वीडियो में। सारे सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, अलग अलग वीडियो में नहीं जानेंगे, यही वीडियो में सारे सॉल्यूशन जाएंगे। और अगर यानी कि ये नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, तो उसके पढ़ के उसके बाद सॉल्यूशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देख सकते हैं अभ्यास प्रश्नावली है, तो ये आंसर दे ले फिर भी आपको बता देते। तो देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अभी अथी करेंगे। तो देखिए पहला नंबर में कोशिका में राइबोसोम की यानी कि अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं करता है। तो कौन सा कार्य संपादित नहीं था, प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं करता है। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरों को क्या कहते हैं, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरों को क्या कहते हैं, कोशिका हम झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं क्या है। देखिए वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वैसे जीवों को क्या कहते हैं, तो वैसे जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये ग नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में देखिए क्या है, तो 4 नंबर में देखिए किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, पादप कोशिका में। तो 5 नंबर में जीन बने होते हैं, जीन क्या चीज़ के बने होते हैं, DNA के खंड से बने होते हैं। तो 6 नंबर में देखिए कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रण होती है, कोशिका की वृद्धि जो किसके द्वारा नियंत्रण होती है, तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रण होती है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में देखिए कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कहाँ होती है, तो कोशिका भित्ति जो है ना पारगम्य में होती है। कोशिका भित्ति कहाँ होती है, पारगम्य में। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसका। तो 8 नंबर में देखिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिका के जाल को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःपर्दवीय जलिका। ऑप्शन नंबर ब सही। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं हम, रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में देखिए केंद्रक में पाए जाने वाला गाढ़े द्रव को कहते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाला गाढ़े द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर में देखिए, तो 11 नंबर में देखिए इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो इनमें हो जाएगा कोशिका झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, कोशिका झिल्ली होगा ना, कोशिका झिल्ली। उसके बाद 12 नंबर में देखिए निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कहते हैं। कौन नंबर सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 13 नंबर में देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ये सही। और 14 नंबर जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, तो ये जो है ना यह संकुच यानी कोशिका संकुचित हो जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। तो 15 नंबर में देखिए, तो 15 नंबर में देखिएगा पौधे के मूल्य द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा इसका परासरण क्रिया के द्वारा होता है। तो 2 नंबर में देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डैश है, तो सबसे बड़ी कोशिका ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। और देखिए कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है, कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और तो गाइस 3 नंबर में देखिए राइबोसोम डैश के ऊपरी मुख्य पाए जाते हैं, तो मुख्यतः पाए जाते हैं, तो अंतःपर्दवीय जलिका के ऊपरी पाए जाते हैं। तो इसका रिक्त स्थान अंतःपर्दवीय जलिका हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि
बाद में अपन लिख लीजिएगा। तो 4 नंबर में देखिए क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है ना डीएन एवं प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएन एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो 5 नंबर में देखिए जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। तो जीवाणु कोशिका में जो है ना कोशिका यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है 5 नंबर में। और माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएन पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवण में अपना डीएन पाया जाता है। तो 7 नंबर में देखिए अमीबा में खाद्य प्रदान पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है। तो खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंटोसाइटोसिस हो जाएगा। साइटोसिस हो जाएगा। एंटोसाइटोसिस हो जाएगा। तो 8 नंबर में देखिए आनुवंशिक गुणों का संवहन डैश द्वारा होता है। तो संवहन ये जो है ना जीन द्वारा होता है। संवहन क्या होता है? जीन द्वारा होता है। तो देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सॉरी दोस्तों। तो देख सकते हैं पहला नंबर में कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ऊपर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो गाइस 2 नंबर में देखिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो देखिए कोशिका सभी जीवों की मूल्य इकाई होती है। इसका रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। तो कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। तो कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसमें डाउट है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट कर ले या तो पोज करके लिख ले। तो 3 नंबर में चलते हैं। तो 3 नंबर में कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो 3 नंबर में कोशिका भित्ति जो कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ऐसे होगा इसका आंसर। तो और 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो इसमें डाउट नहीं है। और 5 नंबर में देखिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आप पहले ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 6 नंबर में देखिए कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण जो है होता है ना राइबोसोम में होता है। तो 7 नंबर में देखिए लवण कहाँ पाया जाता है? लवक कहाँ पाया जाता है? लवक जो है ना लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। 8 नंबर में देखिए कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जिनमें डीएन पाया जाता है। तो कोशिका के देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएन पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएन पाया जाता है। तो 9 नंबर में देखिए भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली में मूल्य अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति जो होता है ना कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, जो चल फिर नहीं सकता है, यानी कि जिसमें वो साफ है जिसमें जीव नहीं होता है, फिलहाल के लिए ऐसे समझिए। और जबकि कोशिका झिल्ली में अर्धपारगम्य एवं सजीव होती है। अर्धपारगम्य और एवं सजीव होती है, यही अंतर है। तो 11 नंबर में देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, सब पदार्थ नहीं, इसीलिए कोशिका को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो 12 नंबर में देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है? तो 12 नंबर में देखिए क्या पादप कोशिका में यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो ये पूछ रहा है क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं पाया जाता है। तो कैसे पाएगा? यही नहीं पाया जाता है। तो 13 नंबर में देखिए गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो 13 नंबर में देखिए गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो गोल्जी उपकरण जो है ना गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है?
गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। तो 14 नंबर में देखिए लाइकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो लाइकोप्लास्ट का क्या कार्य है 14 नंबर में देखिए, खाद्य संचय का कार्य करता है। लाइकोप्लास्ट क्या करता है, खाद्य संचय का कार्य करता है। और 15 नंबर में अंतःपरादवीय जलिका कितने प्रकार की होती है। तो आप जानते होंगे अंतःपरादवीय जलिका 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी और खुरदरी होता है या दानेदार। तो देख सकते हैं। तो 16 नंबर में देखिए, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहन है। तो कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए। तो आप स्क्रीनशॉट ले या तो पोस्ट करके लिख ले, तो आप देख सकते हैं। तो हम ऊपर में आपको दिखाते रहेंगे। तो 17 नंबर में देखिए, तो गाइस 17 नंबर में क्रोमेटिक धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो क्रोमेटिक धागे कब यानी कि क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ती है। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिक धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देती है। तो कौन सी कोशिका विभाजन के समय, राइट। उसके बाद 18 नंबर में देखिए, जीन जीन किसे कहते हैं। तो 18 नंबर में देखिए, जीन किसे कहते हैं। जीन तो आप जानते होंगे, डीएन के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, डीएनए के। और उसके बाद देखिए, और देखिए 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके का आंसर। तो गाइस 20 नंबर में देखिए, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रिका जो है ना, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। तो यानी कि, और उसके बाद अगला सवाल देखिए 21 नंबर, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो किस प्रकार की कोशिका में बोल रहा है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। तो अगला सवाल में देखिए, तो गाइस देख सकते हैं कि 22 नंबर में देखिए, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका 22 का आंसर जो हो जाएगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 22 का आंसर देखिए, तो ये बोल रहा है किस यानी कि आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। ये तो आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। उसके बाद 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टोमेरा के द्वारा होता है, एस्टोमेरा के द्वारा। और 24 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, तो 24 नंबर में पौधे के मूल्य रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। तो सुनिए ध्यान से, पौधे के मूल्य रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। तो 24 का आंसर जो है ना, पौधे के मूल्य रोम द्वारा जल के अवशोषण में प्रासरण क्रिया का उपयोग होता है। तो ध्यान से सुनिए एक बार और, पौधे के मूल्य रोम द्वारा जल के अवशोषण में प्रासरण क्रिया का उपयोग होता है। तो 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, अगला में देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो जीवों का शरीर किससे बना होता है। जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो जीवों का शरीर, तो आप जानते होंगे, तो जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो कोशिका से बना होता है। तो कोशिका से बना होता है जीवों का शरीर। तो 26 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 26 नंबर में देखिए, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। तो फिर से सुनिए, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा इसका, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होगा इसका आंसर। तो और 27 नंबर में देखिए, 27 नंबर में क्या, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो आप जानते होंगे कि अमीबा अमीबा का जो आकार होता है वो बदलती रहती है, किसी भी तरह से भोजन कर लेती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा इसका आंसर। और 28 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है ना। तो गाइस 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। तो केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस
तो किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो केंद्रक के बारे में जो है ना, मैक्सुल्क जो वैज्ञानिक है, मैक्सुल्क नाम है। तो केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताया था, वैज्ञानिक ने बताया। तो 30 नंबर में देखिए, यह किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? यह किसने बताया था? तो ये जो है ना, विर्जो नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यह विर्जो नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यह किसने बताया है कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद है? विर्जो नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पहले से मौजूद कोशिका से होता है। तो कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद होता है। तो 31 नंबर में देखिए, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। तो सम्मिलित रूप से जो है ना, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो पहले देखे होंगे आप कोशिका जीवी। देखिए 32 नंबर को बता दें, सेल्यूलोज के कारण जो है ना, सेल्यूलोज के कारण कोशिका भित्ति जो है ना कड़ी एवं निर्जीव होती है। तो कोशिका भित्ति किसके कारण? यही होती है इसका आंसर। और 33 नंबर में देखिए क्या हो, कोशिका यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज, तो यूकेरियोट्स हो जाएगा शायद, यही होगा कन्फर्म है। तो देखिए 34 नंबर में अंतःपरादवीय जलिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःपरादवीय जलिका जो है ना, पिछले यानी कि अंतःपरादवीय जलिका मात्र लिखना है, 2 प्रकार के होते हैं। अंतःपरादवीय जलिका 2 प्रकार होते हैं, पीछे बताए हैं अभी तुरंत, तो एथी में बताए थे। तो देखिए उसने उतना तो गवा नहीं लेंगे संगे, ताकि वीडियो लंबा हो रहा है गाइस, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इसीलिए लंबा होगा थोड़ा वीडियो। तो 35 नंबर में देखिए, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम की क्या क्या कहते हैं? गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि पॉलीराइबोसोम हो जाएगा, पॉलीराइबोसोम हो जाएगा। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो गाइस 36 नंबर में देखिए, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो ये इसका आंसर जो है 36 का हो जाएगा। देखिए 36 का यानी कि इन्हें क्या कहते हैं? यानी कि इसे जो है ना, इन्हें जो है ना दिक्तिक योसोम कहते हैं गाइस। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो दिक्तिक योसोम कहते हैं। तो अगला देखिए क्या कर रहा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, हम बार बार नहीं कहेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, तो स्क्रीनशॉट लेते जाए या तो पॉज करके रोक करके लिख ले। तो 37 नंबर में देखिए, कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका की रसधानी को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गाइस टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। हाँ सही है। तो 38 नंबर में देखिए गाइस क्या कह रहा है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो इसका जो है ना आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? 38 का आंसर जो है ना गाइस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लिख ले। तो केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। और 39 नंबर में देखिए, यानी कि क्रोमेटिक जालिका कहाँ पाई जाती है? क्रोमेटिक जालिका जो है ना गाइस, यानी कि 39 का है ना, क्रोमेटिक जालिका कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक द्रव में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक द्रव में पाई जाती है। और 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, तो गाइस 40 नंबर में देखिए, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? RN यानी कि RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो गाइस इसका आंसर जो होगा, तो RN का हमको लगता है यानी कि केंद्रिका में होगा, हमको कन्फर्म केंद्रिका में होगा गाइस। और 41 नंबर में देखिए, तो गाइस 41 का हो जाएगा। देखिए 41 का जो है ना आंसर जो यानी कि सेंटीमियर होगा गाइस। तो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेट्रिक्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? तो सेंटीमियर से संयोजित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। और 42 नंबर में देखिए गाइस, 42 नंबर में देखिए, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के जो है ना शीर्ष भाग को यानी कि टेलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को
टेलोमियर कहते हैं। तो 43 नंबर में देखिए, 43 नंबर में मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में जो है ना 46 या 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, समझे। तो 44 नंबर में देखिए गाइस क्या कर रहा है, 44 नंबर में कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो गाइस 45 नंबर में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो 45 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका द्रव में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाया जाता है। और 46 नंबर में देखिए रंगहीन या श्वेत प्लास्टिक प्लास्टिक को क्या कहते हैं? रंगहीन या श्वेत प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लौकोप्लास्ट कहते हैं। लोको यानी कि लौकोप्लास्ट कहते हैं गाइस। और 47 नंबर में देखिए छोट कर लिए हैं, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिका के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका गाय जो है ना यानी कि कुंडिका या सिस्टनी कहते हैं। तो 48 नंबर में देखिए मात्र दो ठो यानी कि क्लोरोप्लास्ट के भीतरी विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका आंसर जो है ना एस्ट्रोमा होता है। इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोमा। तो 49 नंबर में किस संरचना के अभाव में वायरल यानी कि वायरल में संजीवों का लक्षण परीक्षित यानी कि परिलक्षित नहीं होता है? तो 49 हो जाएगा इसका आंसर। तो कोशिका झिल्ली के अभाव में, कोशिका झिल्ली के अभाव में होगा। और 50 नंबर में देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? उस प्लास्टिक को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं गाइस। उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 1 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताए। तो इसमें से बोल रहा है दो का कार्य बताने का। अगर दी नौ ठो का कार्य आपको जानना है तो हमको कमेंट में बताइए, तो आपको बता देंगे। इसमें दो ठो का कार्य बताएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि दोस्तों दो ठो हम चुन लिए हैं। देखिए राइबोसोम पहला, देखिए इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। और गुणसूत्र भी चुन लिया है आपके लिए। अगर दी चाहिए तो हमको कमेंट में बताइए, तब वीडियो दूसरे अपलोड करके आपको बता देंगे तब। तो देखिए गुणसूत्र के बारे में देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संस्थागत सूचना प्रेषित करना है गुणसूत्र के। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 नंबर में देखिए किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। वह नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 3 नंबर में देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर देखिए। तो इसका उत्तर देखिए गाइज, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखिए, तो पादप कोशिका में पहले देखिए सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति नहीं होती है। और खोन में देखिए पादप कोशिका लवक पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। और गौ नंबर में देखिए रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें देखिए रिक्तिका नहीं होती है या छोटी होती है। तो सेंट्रोसोम नहीं होता है इसमें पादप कोशिका में, और गौण में सेंट्रोसोम होता है। और अंग में देखिए गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में होता है। इसमें जो है ना जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। तो 4 नंबर में प्राय आकार में बड़ी होती है। इसमें देखिए जंतु कोशिका में उपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। तो 4 नंबर में देखिए दोस्तों आप ये हो। तो गाइस 4 नंबर में देखिए, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो गाइस देखिए 4 नंबर का उत्तर, यदि कोशिका में गोल्जी काय न हो तो अंतःप्रादव्य जलिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। इसमें बहुत से एंजाइमों व
हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सबसे कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर। तो गाइस देख सकते हैं कि 5 नंबर का देखिए, कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए गाइस 5 नंबर का उत्तर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, यहीं पर एटीपी के रूप में संचित होती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण अथवा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, इसीलिए बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यही उत्तर हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों 6 नंबर देखिए, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर। तो गाइस देख सकते हैं कि 6 नंबर का उत्तर, कुछ कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो गाइस देखिए 7 नंबर का, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य क्या है? तो देख सकते हैं कि गाइस उत्तर देखिए 7 नंबर का, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए गाइस, तो अवर्णिक लवक या लयूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक या क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक या यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए इनके कार्य क्या है, देखिए गाइस, तो लयूकोप्लास्ट मुख्य जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं और क्लोरोप्लास्ट मुख्य पत्तियां में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। तो गाइस देखिए 8 नंबर का, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? तो गाइस देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर देखिए, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा गाइस। प्रश्न संख्या 9, जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो उत्तर, क्योंकि जीन प्रेरक गुणों के वाहक होते हैं, इसीलिए इसको आनुवंशिक इकाई कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? तो उत्तर, पहले विसरण, यह प्रक्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में होती है, या तो इस प्रकार कर सकते हैं। ख नंबर में, इनमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। अप्रासरण में यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होती है, इसमें दो भिन्न सांद्रण घोलों के मध्य अर्ध पारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है। प्रश्न 11 नंबर, जीवों में पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है? तो उत्तर 11 नंबर, जीवों में उपयोगी का अनेक मूल्य स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकलकर
गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थ के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं प्रासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे में मूल्य रोम से जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 12, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? 12 का उत्तर क्रोमोसोम पहले यानी कि गुणसूत्र। क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। ख नंबर, क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। ग नंबर, क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिड। उसके बाद क्रोमेटिड यानी कि अर्ध गुणसूत्र। 2 समांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है। क्रोमेटिड बेलनाकार नहीं होती है, इसमें होती है। क्रोमेटिड के कोई भाग नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 13, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? उत्तर 13 का, इसका सामान्य आकार बड़ा होता है। ये केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें केंद्रिका पाई जाती है। इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की कोशिका नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, चिकनी अंतःपर्दवीय जलिका तथा खुरदरी अंतःपर्दवीय जलिका में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर, खुरदरी अंतःपर्दवीय जलिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःपर्दवीय जलिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ये लिपिडों को स्रावित करती है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, एक यूकेरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखीय चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं। तो उत्तर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको चित्र बनाना है। तो आप स्क्रीनशॉट या पोच करके लिख ले, या तो इस चित्र बनाना किताब में देल है तो लिख सकते हैं ऐसे। प्रश्न संख्या 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन अनपेक्षित। तो इसका उत्तर यही है, इस तरह से चित्र आपको बनाना है और इस तरह से सजा के लिख लेना है। प्रश्न संख्या 3, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तर इस प्रकार से है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले, ये छड़ के आकार के या गोल अंगक है जो बहुत बड़ी संख्या में कोशिका में पाए जाते हैं। इनका आकार 0.2 से 2 um
गुना 3 से 5 UM के मध्य होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली होती है। ब्राह्मण परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। परत बहुत अधिक वलित होती है और क्रिस्टली निर्मित कराती है। ये जो देख रहे हैं चित्र में, हो सकता है आपको दिखाई हल्का फुल्का नहीं देगा होगा, आपको बता देते हैं। देखिए ऊपर में देख रहे हैं जो राइबोसोम है, और ये जो नीचे में देख रहे हैं ब्राह्मण झिल्ली और DNA अणु, उसके बाद अंत झिल्ली है, अंत परत झिल्ली, उसके बाद मैट्रिक्स और है क्रिस्टी। तो कार्य बच गए। देखिए कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं और इस प्रकार यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्सर्जित कराती है, जो ATP के रूप में एकत्रित रहती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर को स्पष्ट करें। तो उत्तर देखिए, पहले प्रोकैरियोटिक, यह आद्य कोशिका है। इसका आकार प्राय छोटा यानी कि 1-10 UM होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्राय बड़ा 5-100 UM होता है। और 2 नंबर प्रोकैरियोटिक में देखिए, वास्तव केंद्रक अनुपस्थित, उसके बाद इसमें देखिए वास्तव केंद्रक उपस्थित होते हैं। 3 नंबर में केवल जीवाणुओं एवं ये जो है यानी कि साइनोबैक्टीरिया में मौजूद। इसमें देखिए यूकेरियोटिक में देखिए सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद होते हैं। 4 नंबर में देखिए पहला में प्रोकैरियोटिक में देखिए केंद्रिका नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रिका पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें। और गोल्गी काय यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरजालिका नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है ना गोल्गी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरजालिका पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। और 8 नंबर में देखिए कोशिका विभाजन विखंडन या मुकीलन द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन माइटोसिस या मिओसिस द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 5, क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं। तो 5 का उत्तर इस तरह से है। क्रोमोसोम एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्य क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। नंबर 1 में पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जो अर्ध गुणसूत्र या इसमें अछूतल है और क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिड DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
इसी डीएनए अणु वे खंड जीन है जो क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखाते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर यानी कि सेंटीमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। तो इसका चित्र बना लीजिएगा, तो देख सकते हैं किस तरह से है। और देखिए, सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधे की कोशिका में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिका में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधे की कोशिका में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, केंद्रक का क्या कार्य है? चित्र सहित इनकी संरचना का उल्लेख करें। तो 6 नंबर का उत्तर देखिए गाइस, तो उतना तो पढ़ नहीं सकते हैं गाइस, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण में तो देख सकते हैं कि आप उत्तर देख सकते हैं किस तरह से लिखे हैं। इस तरह से लिख लीजिए और उत्तर भी दे ले, सब कुछ आपको अंदाज से ही पता नहीं चलता होगा। अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, ये आपको बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके लिख ले। प्रश्न संख्या 7, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा कराती है? तो उत्तर देखिए 7 का, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवित तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ का उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिससे कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। प्रश्न संख्या 8, अल्पप्राशरी, समप्राशरी तथा अतिप्राशरी विलायनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 8 का उत्तर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर, या तो पूछ करके लिख ले दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पॉज करके लिख ले अच्छी तरीक़ा से गाइस। आप तो समझदार हैं तो लिख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप ख़त्म हो गया गाइस।